अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अहमद अजीब और पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टी20 सीरीज के पोस्ट रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यानी हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में कि कैसी रही है टी20 सीरीज पाकिस्तान के लिए और ओवरऑल इसका क्या इंपैक्ट रहा। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट स्टैटिस्टिशियन मजहर अरशद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मजहर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारा आप बताएं। जी, अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक-ठाक। मज़र, एक लो स्कोरिंग सीरीज़ रही। ओवरऑल चूँकि हम एक्सपेक्ट भी शायद कर रहे थे कि बांग्लादेश में कुछ इस तरह से ही रन्स होते हैं। कैसी लगी ओवरऑल आपको सीरीज़? कितनी कॉम्पिटिटिव थी ये सीरीज़? देखें, पाकिस्तान के लिए एक अच्छी सीरीज थी। बांग्लादेश हमें पता है कि अपनी होम कंडीशंस में काफी टफ टीम है। अभी रिसेंटली उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उन्होंने फिर अपनी होम कंडीशंस में न्यूजीलैंड को हराया और ये दो टीम्स फाइनल में खेली हैं। आई नो कि दोनों की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं थी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो वर्ल्ड चैंपियंस होते हैं उनकी जो सेकंड स्ट्रेंथ भी अगर उनकी कोई टीम है तो वो भी काफी स्ट्रांग टीम होती है। तो आई थिंक कि बांग्लादेश को उनकी कंडीशंस में जाके हराना, क्योंकि जब पाकिस्तान लास्ट टाइम गया था 2015 में, तो पाकिस्तान वनडे सीरीज और टी20 जो एक वन ऑफ टी20 हुआ था वो भी हार गया था। इसी तरह एशिया कप का भी एक मैच था, पाकिस्तान वो भी हार गया था बांग्लादेश से, एशिया कप टी20 का 2016 में। तो आई थिंक एक अच्छा रिजल्ट है। पाकिस्तान के वो प्लेयर्स जो कि इस सीरीज में खेले थे, यानी कि जो जिनको वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, जिस तरह हैदर अली हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर हैं, उनके लिए भी एक काफी मोरल बूस्टर हो सकता है। ओवरऑल आई थिंक एक काफी अच्छा रिजल्ट है पाकिस्तान के लिए। मज़र, बांग्लादेश के नुक्ता निगाह से एक सवाल करूँगा। ठीक है, वर्ल्ड कप उनका इतना अच्छा नहीं गया, लेकिन चलो कुछ तो इंजरी होगी, लेकिन एक साथ बहुत सारे सीनियर्स को बाहर बिठा देना, उनकी क्रिकेट के नुक्ता निगाह से क्या ये दुरुस्त फैसला है आपके ख्याल में? देखें, उसमें शाकिब तो इंजर्ड है और इसी तरह जो तमीम है उनके भी कुछ इस तरह के चल रहे थे इश्यूज, और जो जो मुशफिकुर रहीम, आई थिंक थोड़ा सा बांग्लादेश भी जो है वो अब जरा थोड़ा इस तरफ जा रहा है कि जरा थोड़े से मजीद उनको ऐसे बैट्समैन मिलें जो कि अटैकिंग क्रिकेट खेल सकें, जो कि अच्छे स्ट्राइक रेट पे खेल सकें, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन को तो वो 10 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ खास रिजल्ट्स नहीं आ रहे। बांग्लादेश बाय द वे, उनकी वनडे इंटरनेशनल्स में अगर आप परफॉर्मेंसेस देखें तो वो बुरी नहीं है, वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। और हर बार, बल्कि लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप था 2019 जो 50 ओवर्स का था, एक स्टेज पे तो ये भी लग रहा था कि शायद बांग्लादेश जो है वो सेमीफाइनल तक भी पहुंच जाए, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, उन्होंने वेस्ट इंडीज को हराया था, न्यूजीलैंड के साथ उनका एक बड़ा क्लोज मैच हुआ था। तो आई थिंक टी20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां पे कि बांग्लादेश अभी उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा जिस तरीके से उन्होंने वनडे क्रिकेट में परफॉर्म किया है। तो शायद वो कुछ जरा चीजों को चेंज करना चाह रहे हैं, जरा अटैकिंग बैट्समैन लाना चाह रहे थे। तो ये एक वजह हो सकती है। फिर मुशफिकुर रहीम ने ये भी बोला था रिसेंटली कि वो अगर खेलेंगे तो एज ए बैट्समैन खेलेंगे, और मतलब कि वो कीपिंग नहीं करेंगे, तो फिर एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन टीम में उनकी जो प्लेइंग 11 में जो जगह है वो भी अब थोड़ा मुश्किल होती जा रही है। तो आई थिंक इस वजह से जरा उन्होंने एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन को जो है वो ट्राई किया था। लेकिन शाकिब जैसे प्लेयर जो हैं, आई थिंक मेरा तो ख्याल है कि बांग्लादेश ने उनको मिस किया होगा, क्योंकि टी20 क्रिकेट में शाकिब तो मैच विनर है। ओवरऑल इस सीरीज में पिचेस पे काफी बात हुई, फैंस भी काफी जो है वो नाराज दिखाई दिए कि इतनी अच्छी पिचेस नहीं थी, मजा नहीं आया इतने ज्यादा मैचेस देखने के लिए। पिचेस को देख के क्या कहेंगे आप? अच्छा अहमद, मैं काफी लोगों के सुन रहा था इसके ऊपर तज्जिए, और काफी लोगों के ओपिनियन थे, वो कह रहे थे कि पिचेस ठीक ठीक नहीं है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा कि जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज हुई थी इस साल, बांग्लादेश में 5 टी20 ढाका में हुए। उससे पहले उसके बाद जो है फिर न्यूजीलैंड आके 5 मैचेस खेला, और अब पाकिस्तान, तो 13 मैचेस एक ही ग्राउंड में हुए हैं। अगर आप इससे पहले चले जाएं, सिंस 2018, सिंस द स्टार्ट ऑफ 2018 until that start of ऑस्ट्रेलिया सीरीज, तो ढाका में जो एवरेज जो रन रेट है वो 8.7 था, विच वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू। एंड आई मीन एट दैट टाइम ढाका वाज द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यू इन द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। तो यहाँ पे हमने एक्चुअली बड़ी अच्छी पिचेस देखी थी, बड़े यहाँ पे रन हो रहे थे। लेकिन उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया सीरीज आई तो हमने देखा कि जो रन रेट है वो बहुत नीचे चले गए। एवरेज टोटल जो है वो 120 के करीब आ गया। 120 भी अगर आप कर लेते थे तो वो आप कह लेंगे एक विनिंग टोटल हो सकता था। आई थिंक कि इसके पीछे एक तो ये रीजन है कि वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ऑब्वियसली जरा उन्होंने स्लो पिचेस बनाई थी। लेकिन उसके अलावा भी जो है मेरा ख्याल है कि बिकॉज ऑफ कोविड चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। आपको एक ही वेन्यू आप एक ही वेन्यू के ऊपर 13 मैचेस खेल रहे हैं 3-4 महीने के अरसे में, और ज्यादा वेन्यूज नहीं वहां पे वो यूज कर रहे बिकॉज ऑफ कोविड। आज जैसा कि आपको पता है कि आपकी जो मूवमेंट है उसके इश्यूज हैं, ट्रेवलिंग के इश्यूज हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि शायद ये एक रीजन है जिसकी वजह से हमें
काफी जो है वो लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले हैं। और थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें इसमें जो है वो मार्जिन देना होगा बांग्लादेश को भी, क्योंकि आजकल के दौर में क्रिकेट को ऑर्गेनाइज करना इतना आसान काम नहीं है। अगर आप एक ही वेन्यू के ऊपर 13 इंटरनेशनल मैचेस खेल रहे हैं, जो बाकी मैचेस होते हैं मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रहा, फिर ऑब्वियसली जो दूसरी क्रिकेट है वो भी है। तो आई थिंक ये एक रीजन है जो कि मुझे नजर आई है। आई डोंट नो कि होम एडवांटेज को यूज किया जा रहा है, या फिर ये एक आप कह लें कि जो पिचेस हैं वो काफी आप कह लें कि थकी हुई लग रही हैं इसकी वजह से, क्योंकि इतनी देर वहां पे क्रिकेट हुई है। इसकी ये भी एक रीजन हो सकती है कि हमें थोड़ा सा लो स्कोरिंग मैचेस देखने को मिले। वरना मैंने आपको बताया है कि पिछले 2-3 सालों में जो ये जो ग्राउंड है शेर बंगला स्टेडियम, ये सब कॉन्टिनेंट में वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोरिंग वेन्यूज था। कुछ बैटिंग की बात करते हैं जी। लोगों का ख्याल ये है कि पाकिस्तान बैटिंग में थोड़ा सा रिजर्व रहा, क्योंकि हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ थे। बांग्लादेश काफी यंग टीम थी हमारे मुकाबले में। अब खासतौर पर उन्होंने बात की जिस तरह लास्ट जो मैच पाकिस्तान ने खेला T20, उसमें सरफराज को जिस मौके पे भेजा गया कि वहां शायद इफ्तिखार या कोई ज्यादा बड़ी हिट लगाने वाला प्लेयर चाहिए था। तो मतलब इस बैटिंग अप्रोच को पाकिस्तान की इस सीरीज के तनाजुर में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहाँ पे लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, 140 150 वाली पिचेस होंगी, उसमें तो बैटिंग अप्रोच बहुत अच्छी है कि आपके ऊपर से आके दो एंकर बैट्समैन 10-12 ओवर्स खेलें और फिर एंड पे आके आप थोड़ी सी पावर हिटिंग करें और 140 150 का अगर टारगेट है तो उसको चेज कर लें। अगर आपने टारगेट सेट करना है तो 140 150 काफी होता है। लेकिन ऑब्वियसली जहां पे फिर अच्छी पिच आ जाएगी, जिस तरह के सेमीफाइनल में हुआ जहां पे कंडीशंस 180 190 की होंगी, तो वहां पे मसला हो सकता है। तो आपकी बात ठीक है। आई थिंक जहां पे सरफराज आए थे वहां पे इफ्तिखार आ सकते थे, क्योंकि इफ्तिखार की अभी नेशनल T20 में अच्छी फॉर्म है। उन्होंने फिर जो एक छक्का लगाया वो एक आप कह लें कि पाकिस्तान को उस मैच में वापस लेकर आया, वरना लग रहा था कि शायद बांग्लादेश जीत जाएगा। उसके अलावा भी आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें सिंस द वर्ल्ड कप, तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर है, बाबर और रिजवान, इन दोनों ने मिला के जो है वो 599 बॉल्स खेली हैं। और टोटल जो पाकिस्तान के बैट्समैन ने इन 9 मैचेस में खेली हैं, 6 वर्ल्ड कप के मैचेस और 3 ये, टोटल पाकिस्तान के जो पाकिस्तान ने जो बॉल्स खेली हैं वो 1042 हैं। तो यानी कि आपके 50% जो बॉल्स हैं वो आपके दो बैट्समैन खेल रहे हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो कि एंकर बैट्समैन है। तो नीचे जो आपके इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं या वो प्लेयर्स जो कि ज्यादा अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं, उनको बॉल्स कम मिल रही हैं। तो ये आई थिंक अभी तक तो ये पाकिस्तान को इतना इशू फील नहीं होगा, क्योंकि ये जितने भी मैचेस हुए हैं T20 वर्ल्ड कप के भी, एक सेमीफाइनल को अगर आप निकाल दें और फिर उसके बाद ये वाले भी 3 मैचेस बांग्लादेश वाले, तो ये लो स्कोरिंग वेन्यूज थे। तो यहाँ पे तो ये स्ट्रेटेजी कामयाब हो जाएगी। लेकिन आई थिंक आगे जाके थोड़ा सा पाकिस्तान को इसको चेंज करना होगा, क्योंकि आप देखें जो आपके जो इम्पैक्ट प्लेयर्स हैं या जो आपके लोअर ऑर्डर प्लेयर हैं, वो उनको आपको रिसोर्सेज देने होंगे। अब जिस तरह आसिफ अली हैं, देखिए सिर्फ 7 बॉल्स खेल के जो है वो मैन ऑफ द मैच हो गए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो एटलीस्ट आप अपने उन प्लेयर्स को जो है कोई 10-20 बॉल्स तो दें। तो आई थिंक फिर हमने लास्ट मैच में भी देखा, जो अभी जो बांग्लादेश वाला मैच था, कि आपके 18 ओवर्स में सिर्फ 2 आउट हैं और जो स्कोर है वो 120 भी नहीं है। तो अगर तो आप ऊपर, या तो आप ऊपर से अटैकिंग क्रिकेट खेलें, अपने विकेट्स को सेक्रीफाइस करें तो रन ज्यादा करें, या फिर जो है वो मतलब कि अगर आप 18 ओवर्स खेल रहे हैं तो एटलीस्ट आप इस पोजीशन में हो कि आप एक विनिंग टोटल के करीब हो। तो उसमें भी आप देखें कि अगर आप 18 ओवर्स खेल के भी अगर आपके लोअर ऑर्डर नहीं आपको मैच जितवाना है, तो आई थिंक ये जो थोड़ी स्ट्रेटेजी है इसको थोड़ा पाकिस्तान को देखना होगा आगे जाके। और आई एम श्योर, क्योंकि अगर आपको याद हो अहमद, जो वर्ल्ड कप से पहले जो कुछ सीरीज हुई थी उसमें हमने देखा था कि बाबर आजम ओपन करने नहीं आए थे। तो आई थिंक जहां पे कोई अच्छी कंडीशंस होंगी 170 180 वाली, तो हो सकता है वहां पे बाबर आजम 3 के ऊपर आए, फखर जो है वो ओपन कर ले, या कोई और एक अटैकिंग ऑप्शन जो है आप उसको एज एन ओपनर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इन कंडीशंस के लिहाज से तो ये प्लानिंग पाकिस्तान की ठीक थी। लेकिन आगे इवन कराची में जो मैचेस हैं वेस्ट इंडीज के साथ, कराची में अच्छी पिचेस होती हैं, 200 रन भी वहां पे हो जाते हैं। तो वहां पे जाके आई थिंक पाकिस्तान को जरा थोड़ा सा अपनी इस प्लानिंग को चेंज करना होगा। मोहम्मद नवाज की जरूर बात करेंगे। ये सीरीज मोहम्मद नवाज के हिसाब से कितनी प्रोडक्टिव रही, कितना ये फ्रूटफुल हो सकता है पाकिस्तान के लिए फ्यूचर, क्योंकि बॉल और खासतौर पे बैटिंग के साथ वो काफी ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिखाई दिए। देखें, बैटिंग से तो वो काफी अच्छी फॉर्म में काफी देर से हैं। नेशनल T20 में जब तक वो खेल रहे थे तो उस टाइम तक तो वो लीडिंग 6 हिटर थे। उन्होंने 15 छक्के मारे थे नेशनल T20 में। और हमने देखा है कि अभी रिसेंटली वो बैटिंग से भी पाकिस्तान को मैचेस जितवा रहे हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ी अच्छी बात है।
कि इमाद वसीम की एक आपके पास रिप्लेसमेंट मौजूद है इन केस अगर इमाद वसीम अवेलेबल नहीं होते या नहीं खेलते या अगर कोई इशू हो जाता है तो आपके पास एक अच्छा एक आप कह लेंगे बैकअप मौजूद है, या दोनों साथ में भी खेल सकते हैं किसी मैच में। और फिर पाकिस्तान वो अक्सर बात करता है एक लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन की। अभी जो करंट फॉर्म है मेरा तो ख्याल है कि नवाज एज ए बैट्समैन भी खेल सकते हैं। अगर आप ने जिस तरह मैचअप्स की हम बात करते हैं, अगर किसी दूसरी टीम के पास ऐसे बॉलर्स हैं जिनको लेफ्ट हैंडर से टारगेट किया जा सकता है तो आप नवाज जैसे बैट्समैन को 4-5 में भी भेज सकते हैं। उन्होंने एक बार वनडे मैच में 180 रन कर दिए थे पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो वो अब जो है प्रॉपर बैट्समैन बनते जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान के पास इतने ज्यादा ऑलराउंडर्स हैं। और यही जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि आपके नंबर 10 तक जो है वो बैटिंग है। वसीम जूनियर नंबर 10 के ऊपर आ रहे हैं और वो बैट्समैन है। तो आई मीन इस तरह के बैट्समैन हैं कि वो आपको मैच जितवा सकते हैं या कोई 10-15 बॉल्स जो है वो खेल के दे सकते हैं। तो आपके जो टॉप ऑर्डर है उनको तो ज्यादा रिस्क लेना चाहिए, उनको ये फिक्र नहीं करनी चाहिए अगर हम आउट हो गए तो क्या होगा। अगर आपके 10 ओवर्स में 5 भी आउट हो गए तो आपके जो बाकी नीचे वाले जो 5 हैं जिसमें शादाब हैं, नवाज हैं, हसन अली हैं, वसीम जूनियर हैं, ये बिल्कुल इतने काबिल हैं कि ये बाकी के 10 ओवर्स खेल जाए। वसीम जूनियर का जिक्र हुआ, वसीम जूनियर की बात करते हैं। इस सीरीज में उनको नया बॉल दिया गया और उन्होंने नए बॉल के साथ भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, पुराने गेंद के साथ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। फिर जैसे आपने जिक्र किया कि बैटिंग की भी सलाहियत रखते हैं, फील्डर बहुत अच्छे हैं। ये क्या शाहीन अफरीदी के एक सक्सेसफुल बॉलिंग पार्टनर बन सकते हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में? देखें, बन तो सकते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, पोटेंशियल तो उनमें पूरा है। लेकिन ठीक है, एक जूनियर को हमने देखा है कि एक जूनियर प्लेयर आके परफॉर्म कर रहा है, लेकिन आप फिर बाहर किसको करेंगे? हसन अली की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी तो नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही बाहर कर दें, या हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस इतनी बुरी तो नहीं है। पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साइन है। और जो दुनिया की जितनी अच्छी टीम्स होती हैं उनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो इसी तरह स्ट्रांग होती हैं। और अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपके 2-3 प्लेयर एट द सेम टाइम जो है, आई मीन 2-3 अच्छे प्लेयर सेम टाइम पे आ जाती हैं जिसमें कि किसी एक प्लेयर को बाहर बैठना पड़ता है। आप देखें, जब 90s में पाकिस्तान की जो टीम थी उसमें कई ऐसे फास्ट बॉलर थे, जाहिद थे, राना नवीद थे, वो बहुत अच्छे बॉलर्स थे, लेकिन उनको बाहर बैठना पड़ गया कि वसीम, वकार, शुएब के साथ उनका था कंपटीशन। इसी तरह आमिर नजीर थे उस टाइम, तो उनको भी उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली। तो ठीक है, एक टैलेंट आपके पास है, लेकिन हमने ये देखना है कि ज्यादा यूजफुल टैलेंट अभी कौन है। हसन अली के बूढ़े तो नहीं हो गए, उनको सिर्फ 4 साल हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, 4-5 साल हुए हैं। हारिस रऊफ को 2-3 साल हुए हैं, शाहीन अफरीदी को भी 2-3 साल हुए हैं। तो आप किसको बाहर करके उनको लेकर आएंगे? पाकिस्तान की बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो रही है, जहां पे आपको लगे कि नहीं यार, किसी आपके जो दूसरे बॉलर हैं उनकी फॉर्म जरा खराब है तो आप उसको लेकर आ सकते हैं। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान का जो फर्स्ट चॉइस बॉलिंग अटैक है T20 क्रिकेट में, आगे ऑस्ट्रेलिया को माइंड में रखते हुए जहाँ पे वर्ल्ड कप है, वो हसन अली, हारिस रऊफ और शाहीन ही होना चाहिए, अनटिल एंड अनलेस के अगले 1 साल में कोई बहुत ज्यादा इनकी फॉर्म खराब हो जाए और वसीम जूनियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर दें PSL में। लेकिन ये है कि अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास, हाँ एक और बात है कि जब आप ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे तो ये भी पॉसिबल है कि आप 4 फास्ट बॉलर्स भी खिला सकें। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि जी वसीम जूनियर आ जाएं एज ए फोर्थ स्पिनर और आप शायद एक ही स्पिनर के साथ खेल लें, या जो आपका छठा स्पिनर होगा वो पार्ट टाइमर होगा, वो 4 ओवर नहीं करेगा, वो सिर्फ 1-2 ओवर्स करेगा। बात करते हैं कुछ चांसेस की। और इस सीरीज में क्या जो हमारे प्लेयर जिनको वर्ल्ड कप में नहीं मौका मिला था या वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं थे, उनको बेहतर चांसेस मिल सकते थे? मेरा इशारा इफ्तिखार अहमद की तरफ है कि उनको सिर्फ एक ही मैच मिला। क्या बेहतर नहीं था कि शोएब मलिक को आराम दिया जाता इस सीरीज में, क्योंकि इफ्तिखार अहमद जिस तरह की फॉर्म और कैपेबल प्लेयर है, उनको कम से कम चले 3 नहीं तो 2 मैच मिल जाते? देखिए, मैं इस चीज के फेवर में नहीं होता कि आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ ट्राइंग समवन एल्स आप किसी ऐसे प्लेयर को रेस्ट दे दें जो कि जिसको वैसे ज्यादा क्रिकेट ना मिलती हो। अब शुएब मलिक जो हैं वो ना टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं ना वनडे क्रिकेट खेलते हैं, सिर्फ T20 स्पेशलिस्ट है, तो उन्हें T20 क्रिकेट ही खेलनी है। तो उसमें भी अगर आप उनको रेस्ट करवा देंगे तो फिर आप कैसे जो है ये इस चीज को एनालाइज करेंगे कि वो आगे पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं कि नहीं। तो आई थिंक वही वाली बात है जो मैंने पहले की थी कि जिस तरह वसीम जूनियर हैं, आपके पास इस टाइम अच्छे बॉलर्स मौजूद हैं, तो वसीम को मौका नहीं मिल रहा था। तो इसी तरह इफ्तिखार का भी आप कह लें। लेकिन ये है कि एटलीस्ट आखिरी मैच में मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को जो है वो एटलीस्ट जो है 4 के ऊपर आना चाहिए, जहाँ पे सरफराज बैटिंग करने आए हैं। वहां मतलब कि उस पोजीशन में एक स्पेशलिस्ट बैटर को आना चाहिए था। या तो खुशदिल शाह आते
या जो है फिर इफ्तिखार आते। तो आखिरी मैच में मैं समझता हूँ कि उनको ज्यादा बैटिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी। बाकी आई थिंक आगे पाकिस्तान की काफी ज्यादा क्रिकेट है, काफी टी20 क्रिकेट है। इफ्तिखार को कहीं ना कहीं जो है वो मौका मिल जाएगा, शायद वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो है उनको जो है आप कह लेंगे तीनों मैचेस खिला दें। पाकिस्तान की क्रिकेट की बात और बाबर आजम की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, इस सीरीज में बाबर आजम, हमेशा हमें उनके रन्स देखने की आदत है, उस तरह से रन्स नहीं कर सके। क्या जो पिचेस की स्लो होना वो थोड़ा-सा उनके मिजाज के खिलाफ चला गया? हो सकता है, वन ऑफ द फैक्टर्स हो सकता है। बाजू का तो हो जाता है कि जब आपकी एक ही वेन्यू के ऊपर सारे मैचेस हो रहे हो और वो एक स्पेसिफिक ग्राउंड जो है किसी प्लेयर को रास ना आ रहा हो, तो वो उसमें काफी मुश्किलात हो जाती हैं। अभी मुझे रिसेंटली याद है अहमदाबाद में जो इंग्लैंड और इंडिया की सीरीज थी, हमें पता है इस टाइम केएल राहुल दुनिया के जो बेस्ट बैट्समैन है टी20 क्रिकेट में, उन बैट्समैन में उनका नाम आता है, लेकिन उनको 5वें मैच में ड्रॉप करना पड़ गया था क्योंकि वो 4 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर सके थे, और वो यही वजह थी कि चारों मैचेस एक ही कंडीशंस में हो रहे थे। तो शायद यही वजह थी कि तीनों मैचेस एक ही जगह के ऊपर थे, तो जिस तरह आपने कहा कि पिचेस शायद उनको सूट नहीं करी। फिर ये भी हो सकता है कि जो एक काफी देर से हम बात कर रहे थे जी कि पाकिस्तान के बैट्समैन को थोड़ा अग्रेसिव खेलना चाहिए, तो शायद वो थोड़ा उस तरफ जो है अपने आप को शिफ्ट करने की कोशिश करें, जो कि एक अच्छी बात है। और उस प्रोसेस के अंदर जो है वो उनकी विकेट लूज हो गई, या मतलब कि जितना उन्होंने रन्स किए हुए थे, अक्सर बैट्समैन जो है वो थोड़ा कंप्लेसेंट भी हो जाता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या रीजन है, लेकिन काफी जो है वो फैक्टर्स हो सकते हैं। सिर्फ 9 की एवरेज थी बाबर आजम की सीरीज में, जो कि उनके टी20 करियर में जितनी भी उन्होंने सीरीज खेली हैं, ये उनकी लोएस्ट एवरेज थी एक सीरीज के अंदर। तो आई थिंक कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टी20 क्रिकेट जरा फास्ट गेम है। आपको जो है जल्दी रिस्क लेना पड़ता है, मैचेस भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो आपके 2-3 फेलियर्स हो सकते हैं। लेकिन बाबर आजम, जैसा कि हमें पता है कि नंबर 1 बैट्समैन है टी20 रैंकिंग्स में, आई डोंट नो कि जब तक हमारा प्रोग्राम अपलोड होगा वो तब तक नंबर 1 रहेंगे कि नहीं, क्योंकि हर वेंसडे को जो है वो आईसीसी अपनी रैंकिंग्स को जो है वो अपडेट करता है। तो लेट्स सी। लेकिन ये है कि कोई बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है। अच्छी बात यह है कि अगली जो सीरीज है वो अनकरीब आपकी जो है दिसंबर में है, वेस्ट इंडीज के साथ 3 मैचेस हैं, होम होम कंडीशंस होंगी। कराची की अच्छी पिच होती है, बाबर आजम का रिकॉर्ड भी अच्छा है कराची में, कराची किंग्स के लिए भी वो खेलते हैं, वहां पे भी उनकी एक फैन बेस है, वहां पे भी उनकी बहुत बड़ी फैन बेस है। तो आई थिंक हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाबर आजम बहुत जल्द जो है वो कम बैक करेंगे। अब बांग्लादेश के क्राउड के हवाले से जाते-जाते ज़रूर बात करेंगे। आम लोगों का इस सीरीज़ से पहले तासुर था कि शायद बांग्लादेश का क्राउड पाकिस्तान की टीम को इतना पसंद नहीं करता या इतनी लाइकिंग में नहीं है। लेकिन जिस तरह के हमने रिस्पॉन्स देखा, वीडियोज़ देखी कि उनके फ्लैग्स लेके खड़े थे, बहुत ही वेलकमिंग नज़र आए पाकिस्तानी टीम के लिए। ये कितना ज़बरदस्त तासुर है और कितनी शानदार स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप है बांग्लादेश की आवाम की तरफ से। देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसे ही आप सोशल मीडिया पे या कहीं इधर-उधर ये बात हुई होगी तो ये तासुर बन गया होगा। मैंने तो कभी भी ऐसा नहीं देखा कि बांग्लादेश का जो क्राउड है उसने पाकिस्तान को सपोर्ट ना किया हो। हाँ, अगर पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच हो रहा है एक और बात है, वरना ढाका में जितनी भी न्यूट्रल क्रिकेट होती थी, मुझे याद है जब क्वार्टर फाइनल था 2011 का पाकिस्तान का और वेस्ट इंडीज का वर्ल्ड कप का क्वार्टर फाइनल, उसमें सारा क्राउड जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता, बल्कि उसमें भी कई ऐसे सीन्स थे कि जो पाकिस्तान के फैंस आए हुए थे उन्होंने अपनी शर्ट्स उतार के जो है वो बांग्लादेश को, वहां के जो उनके फैंस थे उन्होंने उनको गिफ्ट कर दी। उस टाइम सोशल मीडिया इतना पॉपुलर नहीं था तो वो वीडियोस इतनी वायरल नहीं हुई, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि मैंने किस तरह की वीडियो देखी थी। फिर आपके जो प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, उन्होंने एक बार उन्होंने इस चीज का जिक्र किया था कि बांग्लादेश में कोई एग्जीबिशन मैच था, तो वो एग्जीबिशन मैच खेल के जब वो ग्राउंड से निकले, तो जिस तरह हमने अभी सीन्स देखे हैं, तो वो बताते थे कि पूरा जो आपकी सड़क है वो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रही होती थी। तो पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं उनकी हमेशा से एक फैन फॉलोइंग रही है बांग्लादेश में। इस वजह से हम देखते हैं कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी पाकिस्तान के जो कई बैट्समैन है, कई जो प्लेयर्स हैं वो वहां पे खेलते थे, काफी ज्यादा पॉपुलर भी हैं। और बांग्लादेश के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, अभी अगर आप तमीम इकबाल से पूछेंगे उनका फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो वो हमेशा शाहिद अफरीदी का जिक्र करते हैं। तो आई थिंक हमेशा से पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बांग्लादेश में फॉलोइंग रही है, और अब हमने उनके फैंस की तरफ से भी देख लिया। आई थिंक बड़ा अच्छा एक उनके फैंस ने भी दिखाया जिस तरीके से वो पाकिस्तान की टीम को उन्होंने सपोर्ट किया है। तो अच्छा, एक मज़र इसी में बीच में एक सवाल काफी करना अच्छा चाहूँगा, साइन है। बीच में सवाल करना चाहूँगा जाते-जाते बात रह ना जाए। जहाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिटशिप की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे महमूदुल्लाह की मैं ज़रूर बात करूँगा, जो लास्ट मैच में बिल्कुल आखिरी गेंद पे नवाज़ ने कहा मैं रेडी नहीं हूँ और उन्होंने बड़े अच्छे से जेस्चर दिया, कोई कंप्लेन नहीं की और उन्होंने वापस बॉल करने चले गए। क्रिकेट में ये कितना इम्पोर्टेंट है आजकल के दिनों में ये जेस्चर, क्योंकि जहाँ पे अक्सर बहुत लोग एग्रेसिव हो जाते हैं या कंट्रोवर्सीज़ बन जाती हैं?
बहुत अच्छा था। आई थिंक आप देखेंगे उन्होंने सिर्फ अंपायर की उन्होंने कॉल ली, उन्होंने अंपायर से पूछा कि ये फेयर बॉल थी कि नहीं, और जो अंपायर का फैसला था उन्होंने उसको माना। वरना वहां पे जो सिचुएशन थी मैच की, वो क्लेम कर सकते थे विकेट, वो कह सकते थे कि भाई इससे जो है जो शॉट जो इसने विड्रॉ किया बहुत देर बाद की है। और लेकिन ये देखिए ना, ये एक जो क्रिकेटिंग नेशन जब कोई मेच्योर होती है तो ये उसके साइंस होती हैं। मुझे याद है आज से 8-10 साल पहले जो है 2012 का जो एशिया कप था, उसमें जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था, तो उसके बाद जो है कुछ प्लेयर्स की तरफ से कंप्लेन आई थी। आई थिंक एक टक्कर हो गई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये हमारे अगेंस्ट चला गया फैसला। लेकिन इसमें जबकि वो मैच जीत सकते थे, तो महमूदुल्लाह ने जो है वो बिल्कुल भी उन्होंने कोई कंप्लेन नहीं की। तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा जेस्चर था, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उन्होंने दिखाई। और आखिरी ओवर भी करने आए एक बहुत ही क्रूशियल टाइम पे, और 3 आउट भी कर दिए थे उन्होंने। वो तो इफ्तिखार का एक छक्का लग गया। तो मेरा ख्याल है कि महमूदुल्लाह को जितना अप्रिशिएट किया जाए बांग्लादेश की क्रिकेट को, बांग्लादेश जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है पिछले कुछ सालों में, उसको जितना अप्रिशिएट किया जाए उतना कम। राइट बजर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने एक्सपर्ट एनालिसिस से, अपने स्टैट से हमें मुस्तफीद किया जनाब। यहाँ पे व्यूअर्स, ये था ये आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर कुछ नए कंटेंट के साथ अगली वीडियो में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।